गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपसे बात करूंगा एलिंगम आरेख, एलिंगम डायग्राम के बारे में बात करूंगा। एलिंगम आरेख जो है मेटलर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एलिंगम डायग्राम में हम करते क्या है उस चीज को देखते हैं। यहां पे बच्चों देखना, दो चीज मैं ले रहा हूं इसमें डायग्राम में, दो चीज लेते हैं, एक तो डेल्टा जी नॉट लेते हैं और एक टी लेते हैं। यानी टेम्परेचर, ये तो टेम्परेचर है आपका, और ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, यानी इसको बोलेंगे मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, इसको बोलते हैं। वीडियो बच्चों दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसमें। अलग अलग मेटल ऑक्साइड के लिए कन्वर्ट के लिए ये काम में लेते हैं। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड है, उनको मेटल में चेंज करना है अपन को। तो जब उनको मेटल में बदलना है, धातु ऑक्साइड को धातु में बदलना है, तो हमको बच्चों जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा काम मिले, अपचायक क्या काम मिले, अपचायक का पता करने के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट का पता करने के लिए हम ये डायग्राम बना रहे हैं, ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज, कुछ मेटल जैसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए जो ग्राफ आता है वो बच्चों कैसा आता है वो सुनना। एल्यूमिनियम जो होता है उसके लिए लाइन जो आती है वो कुछ ऐसे आती है, एल्यूमिनियम के लिए है ये, ठीक है, ये लाइन इस तरीके से, ये एल्यूमिनियम के लिए आ रहा है बच्चों। और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम के लिए सीधी जाएगी, और मैग्नीशियम जो होती है उसके लिए जो लाइन जा रही है वो कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो जा रही है वो किसके लिए जा रही है, एल्यूमिनियम के लिए, और ये जो जा रही है वो किसके लिए जा रही है बच्चों, ये मैग्नीशियम के लिए जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखना यहाँ पे ध्यान, क्या यहाँ पे ये जो लाइन है वो किस लिए ड्रॉ की है। देखो, हर कोई मेटल है उसका मेटल ऑक्साइड होता है, तो मेटल ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मेशन के लिए अपन ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके निर्माण के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कर्व बना रहे हैं, और इसमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं डेल्टा जी नॉट और टी के बीच में। तो एल्यूमिनियम जो होता है बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बना देता है Al2, और क्या बनाएगा O3। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं 2/3, और इधर लगा देते हैं यहाँ पर अपन 4/3। ऑक्सीजन को काउंट करो, यहाँ पर कितने हैं, 2/3 इंटू 3 करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 इधर, और इधर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे काउंट करें एल्यूमिनियम को, यहाँ पे 2/3 है, इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, इधर भी 4/3 हो गया। रिएक्शन बैलेंस है अपनी। ये एल्यूमिनियम के लिए लाइन है, और ये जो लाइन है वो किस लिए है, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है उसके लिए ये लाइन है, और किसके बीच में है ये ग्राफ, डेल्टा जी नॉट और टी के बीच में ग्राफ है। यहां पे एलिंगम डायग्राम में दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स की काम में लिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या काम में लेते हैं, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ये एक इक्वेशन है, ये थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है। उष्मागतिकी की बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है, ये रिएक्शन है, इक्वेशन है, और ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। इसमें डेल्टा जी क्या है, इसमें बच्चों डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, और डेल्टा एच क्या है, इसमें एंथैल्पी चेंज है, और टी क्या है, टी इसमें टेम्परेचर है, और डेल्टा एस क्या है, इसमें डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी परिवर्तन है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर बच्चों जो चीज है, ये डेल्टा एस जो होता है जिसको एंट्रोपी चेंज बोलते हैं, ये एंट्रोपी चेंज जो होती है ये क्या होती है, इसको देखते हैं। एंट्रोपी और क्या है, ये चेंज है, एंट्रोपी चेंज है, ये क्या है एक्चुअली। देखो, ये जो डेल्टा एस होता है जिसको एंट्रोपी चेंज अपन बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में जो अपन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट की एंट्रोपी, और माइनस में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट की एंट्रोपी, ऐसे अपन लिखेंगे। या फाइनल एंट्रोपी, और माइनस में क्या लिखोगे, इनिशियल एंट्रोपी। हिंदी में भी एंट्रोपी बोलेंगे, इंग्लिश में भी एंट्रोपी बोलेंगे। तो देखिए, ये जो होती है एंट्रोपी, ये सॉलिड की सबसे कम होती है, और लिक्विड की क्या होती है, ज्यादा होती है, गैस की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और एंट्रोपी का एग्जैक्ट जो मीन होता है वो होता है रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। जितनी ज्यादा बच्चों रैंडमनेस होगी, जितना कहीं पर डिसऑर्डरनेस होगा, अव्यवस्था जितनी ज्यादा होगी, चीजें इधर उधर ज्यादा बिखरी हुई होंगी, तो वहां पर एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए गैस जो है वो इधर उधर ज्यादा बिखरी हुई होती है, तो इसलिए उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। किसके कंपेयर में, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। तो इसलिए गैस की एंट्रोपी अपन क्या बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे। ये क्या है, ये है एंट्रोपी ऑर्डर। क्या है ये, एंट्रोपी ऑर्डर है बच्चों, ये एंट्रोपी ऑर्डर है।
आप देखें यहां पर मैं आपको बताऊं, ये लाइन जो है ऊपर की तरफ ऐसे क्यों जा रही है, ये लाइन भी ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, तो इसका रीजन समझना। क्योंकि क्या होता है कि मान लो मेटल है अपने पास, और मेटल जो है उसके एक्स मोल है, वो आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के गैस है, और इससे जो बन रहा है ये हाफ ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो हाफ ले लिया, हाफ O2 ले लिया, तो ऑक्सीजन जो हो जाएगी अपने पास 1 हो जाएगी, और यहां से मिलकर के जो ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा MXO बनेगा। और ये बच्चों जो ऑक्साइड बनता है वो सॉलिड स्टेट में बनता है, ठीक है। यहां पर ये सॉलिड स्टेट में है और ठोस अवस्था में है। अब इसकी एंट्रोपी चेक की जाए तो इसकी एंट्रोपी देखो, यहां से डेल्टा S इक्वल टू क्या लिखोगे, प्रोडक्ट की एंट्रोपी, और माइनस में क्या लिखोगे बताओ, रिएक्टेंट की एंट्रोपी। अब देखो किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी में सॉलिड आ रहा है, सॉलिड की एंट्रोपी क्या आएगी, कम आएगी। रिएक्टेंट में क्या आ रहा है, सॉलिड भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, यहाँ पे गैस भी आ रही है, और गैस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये सारे जो रिएक्टेंट है, क्रियाकारक, इनकी एंट्रोपी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और इसकी एंट्रोपी क्या आएगी, कम आएगी। अगर ये बच्चों ज्यादा आ गया और ये कम आ गया तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर डेल्टा S नेगेटिव आ गया तो इस इक्वेशन से क्या बोलेंगे, यहां से डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H, और माइनस में क्या बोलेंगे, T डेल्टा S, ये अपन बोलेंगे। तो देखें कि यहां पर जो है ये आपका जो टर्म्स है ये कैसा आ गया बताओ, नेगेटिव, और आगे नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तापमान बढ़ाओगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये ज्यादा पॉजिटिव हो गई तो क्या होगा, डेल्टा G पे इफेक्ट पड़ेगा, डेल्टा G भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा G पॉजिटिव होगा, ज्यादा बढ़ेगा बच्चों पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये लाइन जो है वो क्या चलेगी, ऊपर की तरफ चलेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हो तो डेल्टा G जो होता जा रहा है वो पॉजिटिव होता जा रहा है। इस लाइन में भी यही बोलेंगे कि लाइन ऊपर की तरफ ही क्यों उठ रही है, क्योंकि यहां पर डेल्टा G नेगेटिव ज्यादा है, यहां पर देखोगे डेल्टा G लेस नेगेटिव है, इसलिए लाइन क्या जा रही है, ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रही है। यानी डेल्टा G पॉजिटिव हो रहा है, और डेल्टा G पॉजिटिव क्यों हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ये आपके सामने रीजन है, ठीक है। पहली चीज आपको ये समझ में आई होगी। एक चीज और बताऊं मैं यहां पर यह है कि लाइन अगर सीधी जाती है, स्ट्रेट लाइन अगर बोलते हैं अपन, सीधी लाइन अगर बोलते हैं, तो स्ट्रेट लाइन के लिए अपन क्या बोलेंगे कि ये लाइन सीधी है, तो इस सीधी लाइन के लिए नो चेंज इन, नो फिजिकल चेंज, इसमें मतलब अपन बोलते हैं कोई फिजिकल चेंज नहीं होगा, कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। अगर अपना मेटल ऑक्साइड यहां पर सॉलिड है तो कंटिन्यूअस सॉलिड फेज में चलता चलेगा, लिक्विड या गैस में नहीं जाएगा, वो किस में रहेगा, वो सॉलिड में ही रहेगा, यानी एक ही फेज में चलता रहेगा। यहां पर ऐसा होगा, यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा होगा कि अगर मान लो वो सॉलिड है तो सॉलिड है, सॉलिड है तो सॉलिड है, यहां पर क्या हुआ, उसकी फेज चेंज हो जाएगी, ये लाइन क्या हो रही है, बेंड हो रही है। जहां पे लाइन बेंड हो गई, ठीक है, लाइन अगर बेंड होती है, लाइन, इफ लाइन इज बेंड, अगर लाइन बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है फेज चेंज हो गई, फेज अवस्था परिवर्तित हो गई, ये अपन बोलेंगे, ठीक है। फेज चेंज हो जाएगा, अगर लाइन यहां पे चेंज हो जाएगी तो लाइन ऐसे हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्वेश्चन उठता है बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, बताता हूं मैं आपको ऐसा क्यों होता है। देखो कि यहां पे जो है फेज चेंज होने से ऐसा क्या इफेक्ट पड़ता है कि लाइन ऊपर की तरफ ही क्यों गई, लाइन तो नीचे की तरफ भी जा सकती थी, ठीक है। हर चीज का जवाब है बच्चों, लाइन ऊपर की तरफ क्यों ही जा रही है, ये फेज चेंज होने पर, चलो मानते हैं लाइन बेंड हो जाती है फेज चेंज होने पर, तो ऊपर की तरफ क्यों गई, नीचे की तरफ क्यों नहीं गई, बेंड नीचे की तरफ हो सकती थी, उसका रीजन सुनो। इसका रीजन क्या बोलेंगे, देखो इसका रीजन बच्चों ये बोलेंगे, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे एक और बता दूं मैं आपको, जहां पे ये काट रहे हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ये तो पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु इसको बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं। और ये जो टेम्परेचर इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर टेम्परेचर, ठीक है। इस टेम्परेचर को बोलेंगे क्रॉस ओवर टेम्परेचर, इसको बोलेंगे बच्चों
ठीक है, ये वाला जो टेम्परेचर है जहां पे काटेगा, इस टेम्परेचर को देखते हैं तो ये इतना केल्विन टेम्परेचर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है इसको क्रॉस ओवर टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट इसको बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु इसको बोलते हैं। चले, अब मैं आपको बताऊं कि ये लाइन ऊपर की तरफ क्यों गई फेज चेंज होने पर, तो इसका रीजन समझो। देखो ये मैग्नीशियम के लिए बात करें, मैग्नीशियम यहां पर अभी सॉलिड फेज में है, यहां पर मैग्नीशियम जो है वो क्या है, लिक्विड फेज में आ गया। तो एक सॉलिड के लिए अपन क्या लिखेंगे, एक मैग्नीशियम सॉलिड है और प्लस में क्या है बताओ, O2 गैस है, और इससे मिलकर के क्या बन रहा है बताओ बच्चों, MgO बन रहा है। यहां पर ले लेते हैं चलो 2, और यहां पर जो है आपका ये बन गया 2MgO, और ये सॉलिड है अपना, और इसके लिए एंट्रोपी देखेंगे डेल्टा S, और एक इक्वेशन ये ले लेते हैं। यहाँ पे ये लिक्विड में चला गया, तो लिक्विड में जाएगा तो बच्चों क्या होगा, यहाँ लिक्विड लिखना पड़ेगा, ये लिक्विड लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर प्लस में क्या होगा O2, और यहाँ पर क्या हो गया गैस। ठीक है, और देखो यहाँ पर मेटल जो है मैग्नीशियम की मेटल, उसकी फेज चेंज हुई है, ऑक्साइड चेंज नहीं हुआ, ऑक्साइड जो है वो अपन को क्या रहेगा, सॉलिड में ही मिलेगा। ठीक है, उसकी फेज चेंज हो गई, इतना फर्क आया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अपन बोलेंगे, और यहां से अपन ये बोलेंगे, एक काम करते हैं यहाँ पर चलो 1 मोल के लिए बात कर लेते हैं। तो 1 मोल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो 1/2 कर दूंगा, यहाँ पर भी 1/2 कर दूंगा, यहाँ पे 1 मोल के लिए बात करूंगा, और यहाँ पर क्या कर दूंगा 1/2 कर दूंगा, और यहाँ पर मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा 1/2 ही कर दिया, इस तरीके से मैं लिखूंगा। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इसकी एंट्रोपी और एक इसकी एंट्रोपी, देखो यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड और गैस है दोनों, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड और गैस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एंट्रोपी जो है रिएक्टेंट की वो ज्यादा है, यहाँ पर एंट्रोपी बात करेंगे तो रिएक्टेंट की क्या है, एंट्रोपी रिएक्टेंट की कम है इनके कंपेयर। देखो क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है लिक्विड, यहाँ पे है सॉलिड, तो ज्यादा किसकी होगी, लिक्विड गैस वालों की ज्यादा होगी, और एक सॉलिड व गैस वालों की क्या होगी, कम होगी। तो इसकी एंट्रोपी कम आएगी, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो यहाँ रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, तो डेल्टा एस क्या आएगा, मोर नेगेटिव आएगा, ज्यादा नेगेटिव आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ सॉलिड है और यहाँ गैस है। और यहाँ पर देखेंगे रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या है बताओ, यहाँ पर सॉलिड भी गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, इसलिए वैल्यू जो आएगी रिएक्टेंट की वो क्या आएगी, एंट्रोपी की बड़ी आएगी, ये लार्ज आएगी, ये क्या आएगी, स्मॉल आएगी। तो इसमें से लेस करेंगे नेगेटिव आएगी, लेकिन यहाँ पे लेस नेगेटिव आएगी, यहाँ पर मोर नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा बड़ी हो गई, इस वजह से। अब बताओ अगर ये जो है आप इसके लिए बोलोगे, इसके लिए डेल्टा एस ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकालोगे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच और माइनस में टी डेल्टा एस। तो यहां से कंक्लूजन ही निकालोगे कि ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हुई, मोर नेगेटिव हुई। अगर ये ज्यादा नेगेटिव होगी तो क्या होगा, इसके कंपेयर में ज्यादा नेगेटिव हो गई ये वैल्यू, तो क्या होगा, यहां से ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव मिलके ज्यादा पॉजिटिव बनेगा, तो ये क्या आएगा, मोर पॉजिटिव आएगा। और मोर अगर ये पॉजिटिव आने लगा इसके लिए, तो जब ये मैग्नीशियम सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो इसकी जो डेल्टा जी है वो ज्यादा पॉजिटिव बनती जाएगी। तो इसलिए लिक्विड में जाने पर ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, ये वैल्यू थोड़ी लेस नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है ये थोड़ी, ठीक है, इसलिए लाइन जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन और लिखता हूं, देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है, यहां पर 3 लाइन बना रहा हूं बच्चों, 3 लाइन कौन कौन सी बना रहा हूं, एक ये लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है, और तीसरी लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी इस तरीके से। 3 लाइन बनाई है मैं फर्स्ट वाली जो लाइन है ये वाली लाइन, इस लाइन के लिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं। इसमें देखो कॉक है और प्लस ऑक्सीजन है, मिलकर के क्या बना रहे हैं 2CO, जो कि क्या होगी, गैस होगी। अगर मैं फर्स्ट लाइन के लिए बात करूं इसके लिए, तो इस लाइन के लिए मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए जरा एक बार मेरे को एंट्रोपी बताओ, एंट्रोपी के बारे में क्या बोलोगे, इस फर्स्ट लाइन के लिए एंट्रोपी। इसके लिए बच्चों आप बोलोगे, यहाँ पे एक टेम्परेचर और बता देता हूं मैं आपको, टेम्परेचर यहाँ पे जहां पे ये काटते हैं उस टेम्परेचर को वही क्रॉस ओवर टेम्परेचर बोलते हैं बच्चों, और जिस टेम्परेचर पे ये काटेंगे वो टेम्परेचर होता है 973 केल्विन टेम्परेचर।
ठीक है। अब सुनना बच्चों, इसके बाद यहाँ पर इस फर्स्ट की इक्वेशन को देखें अपन। इक्वेशन क्या है, ये है 2C प्लस क्या है बताओ, O2 है, और इससे मिलकर के क्या बन रहा है, ये भी गैस है, ये सॉलिड है, मिलकर के बन रहा है गैस। यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या आ रहा है, डेल्टा एस को अगर चेक किया जाए तो बताओ बच्चों, यहां पर है 2 मोल गैस के, यहां पर है 1 मोल। एक सॉलिड की एंट्रोपी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीरो है। अगर ये जीरो हो गई तो यहां पर बोलेंगे कि प्रोडक्ट जो है उसकी एंट्रोपी जो रहेगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और रिएक्टेंट की एंट्रोपी क्या आएगी, कम आएगी। मतलब ये मोर है, ये ज्यादा, ये लेस है। एक ज्यादा में से कम को घटाओगे तो वैल्यू जो जाएगी वो पॉजिटिव जाएगी। अगर पॉजिटिव गई तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस बोलेंगे। ये वैल्यू आपकी हो गई बच्चों पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हुई तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगी, नेगेटिव बनेगी। और टेम्परेचर को बढ़ा दो, और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो ये टेम्परेचर बढ़ने पर डेल्टा जी जो रहेगा ये क्या बन जाएगा, ये जो आपका बनेगा मोर नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव बनेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, ज्यादा नेगेटिव में चली जाएगी। इससे डेल्टा जी पे इफेक्ट पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। चलो डेल्टा जी जो आ गया अपना क्या आ गया बताओ, नेगेटिव आ गया इसके केस में। तो लाइन देखो, ये लाइन जो जा रही है वो नीचे की तरफ जा रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। और ये बात देखो जरा, इस इक्वेशन से अपन ने प्रूव कर दिया। तो लाइन जो है अपन को कैसे बनानी है, इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जानी है, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाना है, लाइन को नीचे की तरफ करते जाना है, क्योंकि डेल्टा जी को ज्यादा नेगेटिव बनाना है, क्योंकि डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, इसलिए लाइन नीचे की तरफ जाएगी। क्योंकि यहां पर देखो लेस नेगेटिव, यहां पर क्या हो गया, मोर नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये है 2CO प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक लिखते हैं, यहाँ पर O2, और ये भी गैस है, और इससे बन जाएगा 2CO2, ये बोल देंगे। ठीक है, ये हमने बोल दिया। अब देखते हैं इसके बाद सुनना बच्चों, यहां पर क्या बोलोगे, ये इक्वेशन आपने लिख दी। इसके लिए आप देखो, इस इक्वेशन के लिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान रहा हूं, इस इक्वेशन के लिए क्या बोलोगे, इस इक्वेशन के लिए आप देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के एंट्रोपी में 2 मोल है, रिएक्टेंट की एंट्रोपी में 3 मोल है। रिएक्टेंट की एंट्रोपी क्या है, आपकी बार ज्यादा है, मोर है, और ये क्या है बताओ, लेस है। अगर ये लेस हो गई तो क्या बोलूंगा, ये ज्यादा बड़ी हो गई तो वैल्यू जो जाएगी नेगेटिव जाएगी। और अगर ये नेगेटिव हो गई तो फिर तो उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, यहां से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बनेगी, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव हुई तो डेल्टा जी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, डेल्टा जी भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। अगर ये पॉजिटिव बना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, तो लाइन जो चलेगी वो कैसे चलेगी, ऊपर की तरफ चलेगी। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है वो किसके लिए, कॉक प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं CO2, ये गैस बन जाती है। ठीक है, ये सॉलिड होता है जी। अब क्या होगा, इसके लिए देखें, इसकी एंट्रोपी ऑलमोस्ट क्या है, जीरो। प्रोडक्ट की एंट्रोपी और रिएक्टेंट की एंट्रोपी दोनों को देखते हैं, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो डेल्टा एस जो आएगा, डेल्टा एस वो क्या आएगा अपना, जीरो आ जाएगा। और ये जीरो आने से गिब्स फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए लाइन जो जाएगी वो सीधी जाएगी। इस तरीके से अपन ने ये देखा। ठीक है, अब सुनना बच्चों, यहाँ पर 3 जो देखो, लाइन जिसकी जितनी नीचे होती है वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैं बताऊं आपको, यहाँ पे इस पॉइंट से अगर बिफोर जाते हो आप, बिफोर यहां पर क्या बोलोगे, बिफोर अगर मैं बोलूं बिफोर 973 केल्विन टेम्परेचर, इससे मैं नीचे जाता हूं तो क्या होता है कि इन तीनों लाइन में से सबसे नीचे जो लाइन है वो किसकी है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन है सबसे नीचे। जिसकी लाइन जितनी नीचे होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। लाइन का मैं ऑर्डर बताता हूं आपको क्या होता है। देखो, सबसे नीचे जो होती है मैग्नीशियम की लाइन होती है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। ये लाइन जो होती है सबसे नीचे जो आती है वो मैग्नीशियम की आती है। देखो, इस मैग्नीशियम से ऊपर जो आती है वो एल्यूमिनियम की आती है, और फिर इसके ऊपर आती है किसकी, सिलिकॉन की आती है, और फिर जो आता है Cr आता है, और फिर आता है
जेड आता है और फिर आता है Cu आता है और फिर जो आता है आपका Eg, फिर सॉरी Hg आएगा और फिर कौन आएगा Eg आएगा। ये एक रिड्यूसिंग पावर का मैंने ऑर्डर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लोगे कि मतलब सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग पावर है वो किसकी है, वो मैग्नीशियम की है। इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर का ये ऑर्डर है, ठीक है। मतलब अपचयन क्षमता का क्रम है, सबसे ज्यादा जो अपचयन करने की क्षमता है, रिड्यूस करने की पावर है, वो किसकी है, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की लाइन सबसे नीचे है देखो, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की है क्योंकि एल्यूमिनियम की लाइन इसके ऊपर है, फिर सिलिकॉन की लाइन इसके ऊपर है, ये अपन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि यहां पर जो है इससे इस पॉइंट से आप इधर की तरफ चलते हो, इस टेम्परेचर से इधर की तरफ जाओगे तो लाइन सबसे नीचे किसकी आ रही है, CO की आ रही है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहां पर तो CO बनेगा, इससे बिफोर अपन बोलेंगे क्या 973 केल्विन टेम्परेचर, तो इससे पहले CO रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब अगर मैं मान लो यहां पर इससे टेम्परेचर से ऊपर जा रहा हूं, हाई टेम्परेचर पे जा रहा हूं, तो ये लाइन और ये लाइन में बच्चों देखो ध्यान से, किसकी लाइन सबसे नीचे है, ये कॉक की लाइन है जी, ये कॉक की लाइन सबसे नीचे है। कॉक की लाइन सबसे नीचे है तो बोलूंगा आफ्टर 973 केल्विन टेम्परेचर मैं बोलूंगा कि कॉक जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कॉक अपना क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, इस तरीके से मैं बोलूंगा। इसके बाद ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इससे पहले ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये अपचायक यहां पर बनेगा, ये अपचायक यहां पे बनेगा। टेम्परेचर का बहुत तगड़ा खेल है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहां पर नेक्स्ट जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ध्यान से सुनना। यहां पर अपन देखें इसके बाद सुनना बच्चों कि चलो ये अपन ने ये बात देख ली, अब देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अपन यहां से बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज, एक ग्राफ, इससे ही मैं रिलेटेड एक आपको बताऊं। मेटल यहां पर मैं काम में ले रहा हूं, कौन कौन सी मेटल काम में लूंगा। यहां पर कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, कुछ मेटल्स के लिए ग्राफ बना रहा हूं और कौन कौन सी मेटल है उनके लिए ग्राफ बनाऊंगा। यहां पे कुछ मैंने डेल्टा जी की वैल्यू रख दी, ठीक है, डेल्टा जी जो है माइनस में 250 है, यहां पर कितना है माइनस में 300 है, यहां पर कितना है माइनस में 400 है और यहां पर कितना है माइनस में 500 है। ये डेल्टा जी की वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, ये टी की वैल्यू है। अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो यहां पर जो है एक लाइन जो जा रही है, ये लाइन जो जा रही है ये वाली, इस तरीके से बना दिया, ठीक है, और एक जो लाइन जा रही है उसको इस तरीके से अपन ने बना दिया, ठीक है, इस तरीके से अपन ने बना दिया। अब देखो यहां पर ये जो लाइन है वो बच्चों किसकी है, कॉक की लाइन है, और ये जो लाइन है दूसरी वो किसके लिए है, ये वाली CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लाइन है। अब देखो यहां पर इसके अलावा जो है इससे नीचे जो होती है जिंक की लाइन होती है, जिंक की लाइन जो होती है वो कैसे काटती है, ये Zn की लाइन होती है, Zn की लाइन यहां पे काटेगी, ठीक है, Zn की लाइन यहां पे काटेगी। और बात करते हैं यहां पर ये Zn की लाइन है, और यहां पर बात करेंगे तो यहां पर जो लाइन होगी वो किसकी लाइन होगी, यहां पर अपन जो करेंगे वो इस तरीके से काट रहे हैं, ठीक है, यहां पर बात कर रहे हैं इस तरीके से, तो यहां पर जो बात करेंगे यहां पर अपन इस तरीके से देखेंगे और यहां पर अपन बात करेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। ये टेम्परेचर को नोट करेंगे, ये किसके लिए है, ये Fe के लिए है, ठीक है, Fe प्लस O2 मिलकर क्या बन जाएगा 2FeO, ठीक है, और Zn प्लस O2 मिलकर क्या बन जाएगा ZnO, ठीक है, ये बढ़ेगा इस तरीके से 2ZnO, ठीक है। और यहां पर ये Fe के लिए लाइन हो गई, और ये जो काट रही है किस टेम्परेचर पे इसकी लाइन को काट रही है, वो काटेगी यहां पर 1073 केल्विन टेम्परेचर पर, और यहां पर जो काटेगी ये 1673 केल्विन टेम्परेचर पे काटेगी। और ये जो लाइन है, एक लाइन बना रहा हूं मैं, ये किसके लिए लाइन है, ये कॉपर के लिए लाइन है, ये CO प्लस O2 मिलकर के क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं, यहां से हाफ ले लेंगे Cu2O, ये बना देंगे, ठीक है। तो ये कॉपर की है, ये बहुत कम टेम्परेचर पे काटेगी इसको, ठीक है। तो इस तरीके से तीन मेटल के लिए अपन रिड्यूसिंग एजेंट पता करेंगे, कॉपर के लिए और Fe के लिए और Zn के लिए। कॉपर के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेंगे वो किसकी लाइन को काट रही है, ये कॉक की लाइन है बच्चों, कॉक की लाइन है।
तो कॉक की लाइन है, तो कॉपर के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो काम में लेते हैं कॉक, और इसको चेंज कर देते हैं Cu में, और प्लस में किस में चेंज हो जाता है, CO में। और Fe के लिए बात करते हैं, तो देखो यहां पर ये इस पॉइंट से पहले बात करूंगा, इस पॉइंट से पहले तो लाइन जो जा रही है वो किसकी आ रही है, ये CO की आ रही है। तो इस पॉइंट से पहले यानी इस टेम्परेचर से पहले मैं बोलूंगा Fe के लिए बिफोर 1073 केल्विन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा Fe के लिए, तो वो हो जाएगा FeO प्लस CO बनेगा, यहाँ पर CO बनेगा तो क्या बनेगा, Fe प्लस में क्या बन जाएगा, CO2। अगर टेम्परेचर ज्यादा ले लिया, यहां से इससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया आफ्टर, और बोलूंगा क्या 1073 केल्विन टेम्परेचर, तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट जो बनेगा इससे ऊपर देखिए कॉक के लिए है, तो FeO प्लस कॉक मिलकर क्या बन जाएगा, Fe प्लस CO बन जाएगा। ठीक है, और जिंक के लिए बात करूंगा तो जिंक के लिए जो लाइन है वो क्या आ रही है, इस टेम्परेचर से ज्यादा रखता हूं, तो इस टेम्परेचर से ज्यादा रखूंगा तो ZnO प्लस कॉक मिलकर क्या बनाएगा, इतना टेम्परेचर मेरे को रखना पड़ेगा, तो Zn बना देगा और प्लस में क्या बना देगा, CO बना देगा। इस तरीके से मैं बोलूंगा। तो ये जो है ग्राफ अपन ने 3 मेटल के लिए देखे, इनके लिए रिड्यूसिंग एजेंट पता किए। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो, कुछ वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।